और आइए अब शुरुआत करते हैं एक कार्यक्रम की। आज विजय दिवस है, यानी वो दिन जब भारतीय सेना के अदम्य साहस के बलबूते बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। कभी मुक्ति संग्राम से शुरू हुआ बांग्लादेश का सफर आज संघर्षपूर्ण नजर आ रहा है। वहीं अराजकता के माहौल में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस को शेख हसीना ने फांसीवादी और अलोकतांत्रिक करार दिया है। 16 दिसंबर बांग्लादेश के इतिहास का सबसे यादगार दिन है। इस दिन को देश में विजय दिवस यानी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद बांग्लादेश के बनने का सपना साकार हुआ था। हालांकि इस साल अगस्त में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ करने, अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई हिंसा, उसके बड़े नेताओं की गिरफ्तारी और बांग्लादेश की आज़ादी के मुख्य बिंदु रहे शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को भुलाए जाने की कोशिशों के बीच इस साल का विजय दिवस कई मायनों में फीका साबित हुआ। इस बीच बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बयान जारी करते हुए अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला। हसीना ने यूनुस पर आरोप लगाया कि वो एक अलोकतांत्रिक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं जो लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। पूर्व पीएम हसीना ने यूनुस को घेरते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधी समूहों ने असंवैधानिक रूप से सत्ता पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा, फांसीवादी यूनुस के नेतृत्व वाले इस अलोकतांत्रिक समूह की लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। वे सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं और सभी जन कल्याण कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। हसीना ने कहा, चूंकि ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी नहीं गई है, इसलिए लोगों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य मुक्ति संग्राम और मुक्ति समर्थक ताकतों की भावना को दबाना और उनकी आवाज को दबाना है। इसके विपरीत वे गुप्त रूप से स्वतंत्रता विरोधी कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच देश में 3 महीने के भीतर चुनाव कराने का वादा कर सत्ता में आए मोहम्मद यूनुस अब अपने ही वादे से पलटते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का कहना है कि देश में आम चुनाव 2025 के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में होंगे। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने सुधारों के क्रियान्वयन का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव की तारीख तय करने से पहले सुधारों पर जोर दिया जाएगा। अगर राजनीतिक दल न्यूनतम सुधारों के साथ भी चुनाव कराने को सहमत हो जाते हैं तो चुनाव अगले साल नवंबर तक हो सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश के विभिन्न राजनीतिक दल अंतरिम सरकार से जल्द चुनाव कराने का आह्वान करते आ रहे हैं। तो जाना आपने बांग्लादेश की अगर बात की जाए किस तरह की स्थिति चल रही है, और अब यहाँ पर शेख हसीना जो हैं उन्होंने यूनुस के खिलाफ एक बड़ा प्रहार जो है वो कहा जा सकता है ना सिर्फ फांसीवादी बल्कि अलोकतांत्रिक करार दिया है, राष्ट्र विरोधी तक उन्हें करार दिया गया है। लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए, जब हम मुक्ति संग्राम की बात करते हैं तब से लेकर अब तक का जो सफ़र है उसकी अगर बात की जाए, किस तरह का बदलाव देखा गया और किस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो लगातार बनती रही हैं, इस पर हम यह चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, सेवानिवृत्त है, पूर्व महानिदेशक इन्फेंट्री। बहुत बहुत स्वागत आपका संजय जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज क्योंकि विजय दिवस का मौका है और ना सिर्फ हमारी भारतीय सेना के अदम्य साहस की जब बात की जाती है, जिसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया, एक समय था जब मुक्ति संग्राम की बात की जाती थी, लेकिन आज के समय में जिस तरह का संघर्ष नजर आता है और खासतौर से शेख हसीना ने जिस तरह का भी जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं तीखा हमला यूनुस पर एक। मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को विजय दिवस की शुभकामनाएं। आज जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर बांग्लादेश की बात हो और 16 दिसंबर हो तो विजय दिवस का संपर्क जरूर उठता है। और जिस प्रकार से मुक्ति वाहिनी से ने भारतीय फौज के साथ मिल करके जिस प्रकार से बांग्लादेश को आजाद कराया, वो भी पाकिस्तान के ऐसे फौज से जिन्होंने तकरीबन 3-1 लाख औरतों के साथ बलात्कार किया, 30-1 लाख लोगों को मारा और तकरीबन 1 करोड़ लोग वहां से शरणार्थी भारत में आए। हमने अपने 3,600 सैनिक गंवाए, हमने अपने 10,000 सैनिक जो घायल हुए। इस परिस्थिति में जब हमने बांग्लादेश को आजादी दिलाई तो तब लग रहा था कि वाकई
एक नया और बांग्लादेश बनेगा, और वाकई धीरे धीरे करके लग भी रहा था। और पिछले 15 साल में जिस प्रकार से बांग्लादेश का खुद उद्धार हो रहा था, उसके जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें बहुत सुधार आ रहा था, लग रहा था कि धीरे धीरे करके दोनों देश जो है एक मैं कहूंगा कि तरक्की करते रहेंगे। और उस तरक्की को देखते हुए दोनों देश में, लेकिन कहीं ना कहीं पर बांग्लादेश के अंदर भी वो ताकतें हैं, और आज ही नहीं, शुरुआत से ही है, जो आईएसआई और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में रही हैं, जैसे जमात रहा है, बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी रही है। तो इस तरह की कार्रवाई होने के कारण तो बांग्लादेश के अंदर जो ऐसे तत्व हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है और जो जिनको भारत के बरखिलाफ भड़काया जाता है, बांग्लादेशी जो है वो सारे के सारे, मैं कहूंगा एक तरीके से भारत के तरफ ही बात करते हैं, क्योंकि बंगाली है, एक भाषा बोलते हैं, एक तरह का सबका खाना पीना है, एक तरह का लिटरेचर है, कल्चर है, सब कुछ एक जैसे है। तो ऐसे लोग हैं बाहर के जो उनको उकसा रहे हैं। जी संजय जी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था, जो अराजकता का माहौल बांग्लादेश में देखा गया था अगस्त महीने के बाद, जिस तरह की कवायद वहां पर देखी गई थी, और ऐसे में जब यूनुस आए थे अंतरिम सरकार लेके अपनी, तो संविधान के अनुसार कहा गया था कि 90 दिन के भीतर जो चुनाव है वो किए जाएंगे, जिससे कि जो माहौल है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे। जिस तरीके से विरोध के स्वर उठ रहे थे वो सब ठीक हो, छात्रों का आंदोलन कितना उग्र हुआ था वो सबने देखा था, लेकिन अभी भी स्थिति वही चल रही है। अभी यूनुस का कहना है कि या तो 2025 के आखिर में या 2026 की शुरुआत तक चुनाव होंगे। तो यहाँ भी अब जो अंतरिम सरकार में है, प्रमुख हैं यूनुस, उनका भी मानना यही है शायद कि लगातार जो जनता है उससे झूठे वादे एक तरीके से किए जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने खुद ही, जैसे आपने कहा, 100 दिन में उन्होंने वादा किया था। अब तो 500 दिन का भी पता नहीं चलेगा कि 500 दिन में भी चुनाव होंगे या नहीं होंगे। कहा 100 दिन कह करके आए और छात्रों की चुनौतियों को लेते हुए आए, पर अब जो जैसे परिस्थिति देखी जा रही है बांग्लादेश के अंदर, मतलब बेतरतीब इन्फ्लेशन और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से परेशानी हो रही है, जिस तरीके से लोग अब धीरे धीरे करके गरीबी रेखा से और बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे को देखते हुए मुझे लगता है बाकी बांग्लादेश की चुनौतियां हैं। और जिस प्रकार से पहली सरकार, जिस अवामी लीग की जो सरकार है, तो ये कहा एक परसेप्शन यूनुस साहब बार बार कहते हैं, जो मुझे लगता है गलत है, कि नहीं, जो लोग हैं अवामी लीग के साथ नहीं है, उनके ऐसे नहीं है सारे, सब कौन नहीं चाहता है बांग्लादेश, वही चाहते थे, वही चाहते थे कि जितने बंगाली उधर है उनका अस्तित्व कोई आंच ना है, जहां पंजाबी जो है, उर्दू भाषी जो लोग हैं वो उनके ऊपर दबाव ना डाले। उस मध्य देखते हुए इस तरह की नया एक देश बना, तो उसको बनाने में भारत का जो पूरा उनको समर्थन मिला, उसको देखते मुझे नहीं लगता है ऐसे कोई तत्व हैं वो जो यूनुस साहब को शायद उनको मुश्किल हो रही है, बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है। यानी जिनकी तरफ जो शेख हसीना है वो इशारा कर रही है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के कहीं ना कहीं वो दबाव में आ रहे हैं, और जिस तरह के जो कार्य होने चाहिए थे शायद वो नहीं हो पा रहे हैं अब। कोई शक नहीं, क्योंकि आप देखिए जो बिहारी उधर है, जो तकरीबन जिनकी तादाद 3 लाख के आसपास है, जिनको अभी तक बांग्लादेश ने नागरिकता नहीं दी है, जिन्होंने पाकिस्तान के होते हुए बांग्लादेशियों के बरखिलाफ बलात्कार में बहुत बड़ा भाग लिया, इसके कारण बांग्लादेश ने उनको नागरिकता नहीं दी। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि बांग्लादेश के अंदर भी कुछ ऐसे तंत्र हैं जिसके कारण शेख हसीना उन्हें फासिस्ट बोल रही है, उनको लोकतंत्र के बरखिलाफ बोल रही है, लोगों को भड़काने की कार्रवाई कर रही है। तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं सत्ता के लोभ में, मुझे लगता है जो यूनुस साहब है वो 100 की जगह 500 हो सकता है 1000 दिन तक अपनी सरकार खींचने की कोशिश करे बाहर की ताकतों के समर्थन के साथ। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं शायद बरगलाने की जो कोशिश है वो की गई, क्योंकि जब हम मुक्ति संग्राम की बात करते हैं तो किस तरीके से वहां पर प्रयास किए गए थे। आवामी लीग जो है जब अपनी सरकार बनाना चाहती थी, पाकिस्तान सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद उसकी जब तुलना की अगर खासतौर से जो आज के समय में ये कहा जा रहा है कि जो छात्रों का आंदोलन है एक नई सरकार के गठन के लिए है, नए प्रयास किए जा रहे हैं, नया बांग्लादेश की बात कही जा रही है, कितना अंतर इन दोनों में आपको नजर आता है? देखिए, उस वक्त 5 करोड़ की आबादी थी, आज 16 करोड़ की आबादी है। उस घटना को अब 53 साल हो चुके हैं। जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अपने देश को आजाद करवाया, उन लोगों को शायद हट गए हैं और उनके ऊपर धीरे धीरे करके कहीं से बाहरी प्रभाव और रेडिकलाइजेशन जो कहते हैं उसका लेकर के, जमात का प्रभाव उसको लेकर के बाहरी,
और ऐसे में इसमें देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है अपने जिस चुने हुए रास्ते से, जैसे उसका कॉन्स्टिट्यूशन है सेक्युलर था, अब उसको इस्लामिक बनाने की कोशिश की, तो वो भटक गया है अपने मध्य रास्ते से, भटक करके अब ये नहीं पता कर पा रहा बांग्लादेश कि अब करना है तो क्या करना है। अगर डेवलपमेंट का रास्ता जो चुना था उन्होंने, अगर उसी रास्ते पे चलते तो मुझे लगता है पूरे विश्व भर में सारे लोग कपड़े पहनते थे जो बांग्लादेश से आते थे। आज कहां हो गया? आज तो बांग्लादेश बिल्कुल गरीबी रेखा से भी धीरे धीरे करके गिर रहा है। यानी स्थिति शायद कुछ और होती अगर सही तरीके से या संविधान के अनुसार ही जिस तरीके से यूनुस ने जो वादा किया था उसको भी अगर वो निभाते हुए नजर आते, लेकिन फिलहाल इस तरह की कवायद नजर नहीं आती है। संजय जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अब यहाँ पे तो हमने जाना कि बांग्लादेश में किस तरीके की जो परिस्थितियां वो बनी हुई हैं, लेकिन आगे भी हम बात करेंगे एक और खास खबर के बारे में। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।